ओके तो हम बात करने वाले हैं इंड AS 116 के बारे में, जिसका नाम है लीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टी होती हैं। एक होता है जो असेट को रेंट पे देता है, जिसको बोला जाता है लेसर। दूसरा होता है जो असेट को रेंट पे लेता है, ठीक है, उसको बोला जाता है लेसी। ठीक है, तो एक लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू और एक लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात की जाएगी। सबसे पहले बोल रहे हैं कि भाई जैसे नाम है लीज़, तो लीज़ का क्या मतलब है? तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें अपने क्या कर रहे हैं, हम राइट प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाले को कि वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, यूज़ कर सकता है एक आइडेंटिफाइड असेट को। आइडेंटिफाइड असेट मतलब एक स्पेसिफाइड असेट को, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और उससे हम बदले में क्या लेंगे, कंसिडरेशन लेंगे। ठीक, इसमें दो डेट्स आते हैं, एक आता है हमारा इंसेप्शन डेट, दूसरा आता है हमारा कमेंसमेंट डेट। अब व्हाट इज इंसेप्शन डेट, व्हाट इज कमेंसमेंट डेट? तो इंसेप्शन डेट होता है जिस दिन पे एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, उस दिन पे अपने देखने जाते हैं कि भाई ये लीज़ है या नहीं है, उसी डेट के बेसिस पे। दूसरा आता है कमेंसमेंट डेट। तो कमेंसमेंट डेट क्या होता है कि भाई जिस दिन पे हमने असेट को एक्चुअली में प्रोवाइड किया, उसको बोला जाता है कमेंसमेंट डेट। ठीक है, तो अकाउंटिंग कब से चालू होती है? कमेंसमेंट डेट से। अब यहाँ पे बात की गई है कि आपने अकाउंटिंग करने जाना है, तो पहले हम एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो लेट्स से मैं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें क्या होंगी? एक आएगा ROU असेट, दूसरा आएगा हमारा लीज लाइबिलिटी। मतलब क्या हो रहा है, देखो, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, लेसी मतलब कौन? जिसने असेट को अपने पास लिया। ठीक है, उसके पास क्या हुआ, उसके पास असेट आई, तो उसके पास असेट आई तो वो क्या लिखने जाएगा कि भाई मेरे पास असेट आई है, तो वो ROU असेट को लेगा और राइट टू यूज़ करके ठीक है, और सामने में क्या दिखाएगा? सामने में दिखाएगा लीज लाइबिलिटी कि भाई मुझे क्या करना है, मैंने ये जो असेट को लिया है इसके बदले में मुझे पेमेंट करने जाना है। डन। तो इसको जो रिकॉर्ड करना है कमेंसमेंट डेट पे, मतलब जिस दिन पे आपको असेट प्रोवाइड करी है उस दिन पे करने जाना है। तो सबसे पहले लीज लाइबिलिटी हम किस पे रिकॉर्ड करने जाते हैं? तो लीज लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड करने जाते हैं ऑन द PV ऑफ द लीज पेमेंट्स। आप जो जो पेमेंट करने वाले हो उसका PV कर लो, उस पर आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, उसके लिए आप डिस्काउंटिंग रेट का यूज़ करोगे और आप देख लोगे। ठीक है, इसमें अब कैसे कैलकुलेशन कैसे होगा? तो एक आपको निकालने जाना है कि भाई लेट्स से मैं फर्स्ट ईयर 10,000 पेमेंट कर रही हूँ, सेकंड ईयर 10,000 पेमेंट कर रही हूँ, थर्ड ईयर 10,000 पेमेंट कर रही हूँ, तो तीनों सालों को करंट वैल्यू पे अपने PV कर लेंगे और उसको अपने दिखा देंगे लीज लाइबिलिटी के नाम से। अब लीज पेमेंट रखा, PV फैक्टर रखा, उससे आपके क्या आ गया, PV ऑफ लीज पेमेंट्स आ गया, उसका आपने टोटल ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपने PV निकाल लिया ना कि भाई प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये है, जिस पे आप क्या करोगे, अपने लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे। इसको आप क्या करने जाते हो, इसको आप ओवर द टाइम इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करने जाते हो। ये क्या है, ये तो आपका एक कंप्रेस फॉर्म में आ गया, तो आपको इसको क्या करना है, ओवर द टाइम इसको आपको अनवाइंड करना रहता है। ठीक है, तो यही वैल्यू के ऊपर अपने क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं, जिसको अपने इंटरेस्ट वर्ड ना यूज़ करके यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट बोलेंगे। तो फाइनेंस कॉस्ट चार्ज कर रहे होते हैं ओवर द लीज टर्म। देन तो आपके पास असेट आई, असेट पे क्या होने वाला है, डेप्रिसिएशन लगने वाला है। लाइबिलिटी आई, लाइबिलिटी को अनवाइंड करना है, तो उसके ऊपर क्या होने वाला है, उसके ऊपर आपका आने वाला है इंटरेस्ट। ठीक है, और वो आता कैसे है, तो वो आता है PV करके। डन। अब हमने यहाँ पे दो वर्ड सुने, एक हमने सुना लीज लाइबिलिटी, दूसरा हमने सुना ROU असेट। तो लीज लाइबिलिटी की तो बात हो गई कि फ्यूचर पेमेंट्स का PV कर लो। अब ROU असेट को कैसे लाएंगे? तो ROU असेट लाने के लिए बोला गया है कि भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लीज लाइबिलिटी को रख लो, वो तो आपका ROU असेट का पार्ट बनेगा ही बनेगा। एज वेल एज देखिए, कमेंसमेंट डेट से आपने निकाल रहे हैं ना लीज लाइबिलिटी का वैल्यू, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे पहले आपने कुछ खर्चे करे हो या उससे पहले आपका कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है। तो जब आप ROU असेट निकालोगे ना, तो आप वो वाले वैल्यूज़ को ROU असेट में कंसिडर करोगे। ठीक है, तो ROU असेट कैसे आएगी? तो ROU असेट निकालते टाइम आप लीज लाइबिलिटी तो रखोगे एज वेल एज आपने अगर कुछ बिफोर कमेंसमेंट कुछ पेमेंट किया है, या बिफोर कमेंसमेंट आपको कोई इंसेंटिव मिला है, या आपने स्टार्टिंग में कोई इनिशियल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का कोई खर्चा करा है, या बाद में जाके अपने, क्योंकि असेट है ना, तो असेट में इंडेक्स अपने 16 में भी देखा था कि अगर डिसमेंटलिंग या रिस्टोरेशन पे कुछ खर्चा आ रहा है तो उसका भी PV क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम एडजस्ट करके क्या करेंगे, ROU असेट का वैल्यू निकाल देंगे। डन। सामने में क्या आ जाएगी, लीज लाइबिलिटी आ जाएगी, जो डिफरेंस आ जाएगा वो बैंक में आ जाएगा। तो उस तरीके से अपने क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करने जाते हैं। और अगर डिसमेंटलिंग वाला कॉस्ट है तो वो भी एक अलग से लाइबिलिटी बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस ROU असेट को ओवर द टाइम अमोर्टाइज करना है। अमोर्टाइज कैसे करने जाओगे, तो SLM के बेसिस पे करने जाओगे, लाइक नॉर्मल जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो जो भी लीज टर्म रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया लीज लाइबिलिटी। ठीक है, लीज लाइबिलिटी मतलब क्या, लीज लाइबिलिटी में क्या आएगा, तो लीज लाइबिलिटी में आएंगे हमारे लीज पेमेंट्स। जैसे हमारे में वहाँ पे भी बोला हुआ था ना कि PV कर लो लीज पेमेंट्स का, PV कर लो लीज पेमेंट का, उससे आपका लीज लाइबिलिटी आ जाता है।
तो जो लीज पेमेंट्स है वो कैसे आता है, तो उसमें हमारे अलग अलग चीज़ें इंक्लूडेड है। जैसे पहला है आप कोई भी फिक्स पेमेंट करो कि भाई हर महीने इतना पेमेंट, हर साल इतना पेमेंट करोगे, साल में बात होगी यहाँ पे, तो हर साल आप इतना पेमेंट करोगे, तो आपको वो देखना है कि भाई कितना पेमेंट करो। ठीक है, अगर कोई इंसेंटिव आपको मिलने वाला है अपने लेसर से, तो वो आप क्या करोगे, एडजस्ट कर दो। सामने वाले ने बोला कि ठीक है अगर आप लोगे तो मेरी असेट रेंट पे लोगे तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो वो आप क्या कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे सारे आफ्टर कमेंसमेंट वाली चीज़ें आएंगी, कमेंसमेंट होने के बाद, तो वो याद रखना है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है ना कि पेमेंट लिंक करा होता है इंटरेस्ट रेट से, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, तो फिर हम उसमें अज्यूम कर लेंगे आज जो चल रहा है ना वही इंटरेस्ट पूरा हमेशा रहने वाला है। तो ये जैसे लाइबर वाला एक पॉइंट है कि भाई लाइबर के बेसिस पे मेरा पेमेंट रहेगा, तो अभी आपको तो नहीं पता ना कि फ्यूचर में लाइबर का रेट क्या रहेगा, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि अभी जो चल रहा है ना वही आपका क्या रहेगा, फ्यूचर में रहेगा। ऐसी एक पॉइंट और है कि सीपीआई के बेसिस पे रहेगा, तो सीपीआई के बेसिस में भी जैसे, तो सेम अभी सीपीआई चल रहा है अगर लेट्स से 280, और फ्यूचर में सीपीआई कुछ और हो जाएगा, अब आपको तो नहीं पता, तो अभी तो आप क्या मान लोगे, 280 मान के क्या कर दोगे, पूरा क्वेश्चन कर दोगे, एंड देन बाद में चेंजेस होता है तो वो अपने आगे देखेंगे भी कि भाई अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है। डन, तो एक ही आने वाला है। दूसरा, अच्छा आप ये जो कैलकुलेट करोगे ना, तो आप उस टाइम पे ये भी देखोगे कि आपको क्या टाइम पीरियड लग रहा है कि आप कितने टाइम तक ये लीज रखने वाले हो, तो वो वही सर्टेनिटी ऑफ पीरियड का देखने की बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। लीज टर्म आपका नॉर्मल जो है वो तो रखोगे एज वेल एज आप एक्सपेक्टेड अगर कुछ आ रहा है तो वो भी लोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट एक वैल्यू होती है दैट इज जीआरवी। व्हाट इज जीआरवी, इज द गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। अब गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू किसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सामने वाले को बोला कि भाई मैं तेरे को हर महीने हर साल 10,000 का पेमेंट करूँगा, मैं बदले में आपसे ये असेट ले रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपने उसको 10 साल यूज़ किया। ठीक है, अब उसके बाद वो असेट सामने वाले के पास वापस जाएगी, अब वो बेचारे की असेट ही नहीं बिक रही है। ठीक है, तो उसमें उस केस में वो क्या बोल सकता है, स्टार्टिंग में जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तभी बोल देगा कि आपको क्या लगता है कितने में बिक जाएगी, इस तरीके से। तो मैंने कहा भाई आराम से 5-7 हज़ार की तो बिक जाएगी। अब वो जो 5-7 हज़ार में जैसे लेट्स से 7,000, तो आपने 7,000 फिक्स कर दिया, तो इसकी आपने क्या कर दिया, एक तरीके से गारंटी दे दोगे कि कुछ नहीं तो इतना रेसिडुअल वैल्यू तो इसका हो गई। अगर उसको बाजार से मिल जाता है वो तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर आप उसको वो पैसा दे दोगे, तो उसको बोला जाता है जीआरवी, दैट इज़ गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतना पैसा तो जब लीज़ ख़त्म होगी उसके बाद तो मिल ही जाएगा। डन, आपको क्या करना है, निकालना था वैल्यू लीज़ पेमेंट्स का। उसके लिए आपको क्या करना था, पीवी करना था। पीवी करने के लिए क्या चाहिए, डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। तो कौन सा वाला डिस्काउंटिंग रेट लेते हैं, तो पहले लिखा हुआ है अपना इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, और मतलब जिसको अपने IRR भी बोलते हैं, और अगर वो ना दिया हो तो फिर अपने ले लेते हैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ठीक है, जो अपने बोल रहे थे ना इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, वो कुछ नहीं होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो अगर हम पीवी करेंगे लीज़ पेमेंट्स का, और लीज़ पेमेंट में दोनों चीज़ें आ जाती है, दैट इज़ हमारा जो पेमेंट कर रहे हैं वो भी, और हमने गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जो बोला है वो भी, उन दोनों का पीवी करेंगे, एज वेल एज जो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है उसका भी पीवी करेंगे, तो जो टोटल आएगा दैट इज़ इक्वल टू फेयर वैल्यू, उसी को बोला जाता है इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट या फिर IRR। ठीक है, IRR पढ़ा है ना आपने सबने ऐसा में कि भाई क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिस पे क्या है सारी हमारे जो आज की वैल्यू है उसके बराबर ही हमारा वैल्यू निकल के आ जाए। ठीक है, फ्यूचर्स के कैश फ्लोज इक्वल्स टू आउटफ्लोज इज इक्वल टू इनफ्लोज, वो वाला पॉइंट। ठीक है, एंड अगर वो नहीं दिया है तो फिर अपने किसको प्रायोरिटी दे देंगे, तो फिर हम दे देंगे इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट को प्रायोरिटी। ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है। अब इसका एंट्री करने जाना है तो एंट्री सिंपल है, नॉर्मल असेट बुक करने जाएंगे, असेट अकाउंट डेबिट, पैसा आया गया है तो उसको एडजस्ट कर लो, लीज लाइबिलिटी दिखा दो, प्रोविजन दिखा दो। ओवर द टाइम आपको क्या करना है, फाइनेंस कॉस्ट का खर्चा बुक करने जाना है लीज लाइबिलिटी पे, डेप्रिसिएशन बुक करने जाना है ROU असेट पे। लास्ट में क्या कर दोगे, जैसे जैसे पेमेंट करते जाओगे उसके टाइम पे आपको लीज लाइबिलिटी के पेमेंट की एंट्री करते जाना है। ठीक है, ऐसी मैं असेट की बात करूँ तो असेट का ओपनिंग बैलेंस आएगा, उसमें ओवर द टाइम डेप्रिसिएशन लगेगा और उसका क्या आता रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस आता रहेगा। तो ये हमारा एक बेसिक हो गया कि भाई हमें क्वेश्चन लीज के अगर बेसिक क्वेश्चन रहते हैं तो क्या करना है। फिर सेकंड सिचुएशन क्या आ सकती है कि कभी कभी इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। मॉडिफिकेशन की क्या है, अपने अलग अलग केसेस है। जैसे पहला केस कि भाई आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है, उसके सामने उसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज़ नॉर्मल केस कि भाई पहले एक फ्लोर रेंट पे था, अब दूसरा फ्लोर भी रेंट पे दे दिया, और नीचे वाला फ्लोर भी 10,000 पर उठा था, ऊपर वाला फ्लोर भी 10,000 पर उठा दिया, तो दैट इज़ जनरल केस। तो उसके केस में आपको उसको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है जो अलग केसेस हैं वो, कि भाई देखो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स क्या क्या बने हमारे, एक तो क्या टर्म बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, और पेमेंट बढ़ गया या फिर घट गया, तो ये हमारा एक पूरा केस हो जाता है। ठीक है,
सेकेंड आपका क्या हो सकता है कि टर्म कम हो गया या फिर एरिया कम हो गया, तो उसके केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो। और थर्ड केस आपके लिए क्या हो सकता है कि टर्म बढ़ गया एरिया कम हो गया, या फिर एरिया बढ़ गया टर्म कम हो गया, इस तरीके का कुछ सिचुएशन हो गया, तो उसके केस में अपने क्या करने जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं कि भाई जब टर्म बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, या फिर पेमेंट बढ़ गया घट गया, ऐसा कुछ, तो इसके केस में आपको क्या करना रहता है। तो आपको सबसे पहले मॉडिफिकेशन डेट का बैलेंस निकालना होता है। मॉडिफिकेशन डेट पे आप कैसे बैलेंसेस निकालोगे, आरओयू का और लीज लायबिलिटी का। तो सबसे पहले आप ओपनिंग कमेंसमेंट डेट का लीज लायबिलिटी निकाल लो, जैसे अभी हमने पढ़ा वो सारे पॉइंट्स यूज़ करके। सेम आप ऐसे ही आरओयू असेट्स का बैलेंस निकाल लो कमेंसमेंट डेट का, फिर आरओयू असेट पर डेप्रिसिएशन लगा के जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रहा है वहाँ तक पहुँच जाओ। सेम लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट वगैरह का एडजस्टमेंट करके सेम मॉडिफिकेशन डेट तक पहुँच जाओ। डन। अब उस दिन पे आपके पास क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब आपको क्या दिया होगा, आपको एक नया क्योंकि जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उसका एक डिस्काउंटिंग रेट दिया होगा। तो अब आप क्या करोगे, अब आप नया लीज लायबिलिटी निकालोगे, ठीक है। आपको चेंजेस किस में करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ लीज लायबिलिटी में चेंजेस करने जाने हैं। तो एक रिवाइज लीज लायबिलिटी निकालोगे यूजिंग दी न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब वो निकाल लिया आपने, और जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस अब आपके बुक्स में एक लीज लायबिलिटी दिख रहा होगा, आपने न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर करके और न्यू पेमेंट्स को कंसिडर करके नया लीज लायबिलिटी निकाल लिया। तो उन दोनों में क्या आने वाला है, डिफरेंस आने वाला है। तो अब उसको क्या करोगे, आप एडजस्ट कर दोगे किसके अंदर, लीज लायबिलिटी में भी और आरओयू में भी। इन वाली सिचुएशन में कोई भी पीएनएल नहीं आता। कौन कौन सी सिचुएशन में, फर्स्ट टर्म बढ़ गया, एरिया इंक्रीज हो गया, या फिर पेमेंट इंक्रीज डिक्रीज हो गया, तो आपको कोई भी पीएनएल नहीं निकालना होता है। डन, दैट इज़ योर केस 1। केस 2 में क्या होने वाला है, केस 2 में या तो एरिया कम हो जाएगा या फिर आपका टर्म कम हो जाएगा। तो पहले आपके पास असेट थी लेट्स से 10 साल के लिए, अब वो असेट है 5 साल के लिए, तो वैसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा। तो उसके केस, दैट इज़ केस नंबर 2। तो इसके केस में आपका क्या होगा, पीएनएल अराइज होगा। अब क्योंकि इसमें आपका पीएनएल अराइज होगा तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जिस दिन पे मॉडिफिकेशन हो रहा है उस दिन का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना है। सेम जैसे अभी निकाला था, ओपनिंग निकालोगे, कमेंसमेंट डेट वाला ओपनिंग रखेंगे, उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर देंगे अगर आरओयू एसेट है तो, और लीज लायबिलिटी है तो इंटरेस्ट एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखने जाना है कि क्या रीज़न है। रीज़न मतलब 2 रीज़न है ना, या तो हमारा टर्म कम हुआ होगा या फिर हमारा एरिया कम हुआ होगा, ठीक है। तो इन केस अगर टर्म कम हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनेटली आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है, दोनों चीज़ों को, लायबिलिटी को भी और असेट को भी। जैसे पहले 10 साल का था और अब वो घट के कितना रह गया, लेट्स से 5 साल रह गया, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई वो लेट्स से मैं आज 0 टाइम पे खड़ी हूँ, पहले 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रह गया, तो मैं उसको क्या कर दूँगी, 1/2 कर दूँगी। तो मेरी जो भी लायबिलिटी दिख रही होगी या जो भी आरओयू एसेट दिख रही होगी उसका मैं बैलेंस उतने से कम कर दूँगी, ठीक है। तो उसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने आरओयू एसेट को भी प्रोपोर्शनली कम कर दिया, मैंने लीज लायबिलिटी को भी प्रोपोर्शनली कम कर दिया। सेकेंड केस क्या है, एरिया कम हो रहा है। तो एरिया कम करने के केस में आपको जो आप असेट है उसको तो आप क्या करने जाओगे, प्रोपोर्शनेटली कम करने जाओगे, पर जो लायबिलिटी है ना, वो लायबिलिटी को आप प्रोपोर्शनेटली कम नहीं करोगे, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको नए पेमेंट्स के हिसाब से, नए पेमेंट्स के हिसाब से ओरिजिनल डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज़ करके आप क्या करोगे, आप निकालोगे कि अच्छा जैसे हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि अगर मैं इस असेट को सेम उतने ही एरिया को लेती और ओरिजिनल डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से लेती तो मेरा क्या आंसर आता, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। और इधर जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस किस में आएगा, सेम आपने लीज लायबिलिटी का नया वैल्यू निकाला, आपने आरओयू का प्रोपोर्शनली वैल्यू निकाला, अब आप आरओयू को कम करने जाओगे, आप लीज लायबिलिटी को कम करने जाओगे, तो उनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस को आप क्या करोगे, वो पीएनएल में आप ट्रांसफर कर दोगे। डन। तो यहाँ पे आपने किसका इफेक्ट डाल दिया, यहाँ पे आपने सिर्फ वो टर्म का इफेक्ट डाला है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज हुआ ना उसका इफेक्ट नहीं डाला ना। एक बार टर्म का इफेक्ट डाल देंगे, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर हम रिवाइज लायबिलिटी दोबारा से निकालेंगे, लेकिन अभी जब निकालने जाएंगे ना तो हम न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करेंगे। पहले हमने ओरिजिनल डिस्काउंटिंग फैक्टर की बेसिस पे निकाली थी, ठीक है। और अभी जो डिफरेंस आएगा ना वो डिफरेंस हम एडजस्ट करेंगे इन लीज लायबिलिटी और आरओयू एसेट। तो इधर आपको 2 बार में कैलकुलेशन करनी है। पहले आपके पास उस दिन का वैल्यू निकाल लो ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन का यूजिंग सब ओरिजिनल। फिर उसके बाद अगर आपका एरिया कम हो रहा है तो आप असेट को तो प्रोपोर्शनेटली कम कर दोगे, पर आप जो आपकी लायबिलिटी है उसको आप ओरिजिनल डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज़ करके आप लीज लायबिलिटी निकाल लोगे। उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास साल के शुरू में इतने टाइम के लिए होती तो फिर क्या होता।
फिर आप उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट देने जाओगे डिस्काउंटिंग फैक्टर का। जब आप डिस्काउंटिंग फैक्टर का इफेक्ट दोगे तब आपका कोई भी P&L नहीं आने वाला। डन। तो आपका जो तब वहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा वो आप ROU असेट और आपका लीज लाइबिलिटी में एडजस्ट कर दोगे। ROU असेट का वैल्यू कम करना होगा तो वो कम कर दोगे, और डिस्काउंटिंग फैक्टर को भी कम करना होगा तो वो कर दोगे। सॉरी, लीज लाइबिलिटी को भी कम करना होगा तो वो भी कर दोगे। ऑन व्हाट बेसिस? जो भी नया लीज लाइबिलिटी आएगा उसके वैल्यू के बेसिस पे ना। तो ये हमारा हो गया सेकंड केस। सेकंड केस क्या था? टर्म कम हो रहा है या फिर एरिया कम हो रहा है। टर्म कम हो रहा है, बहुत इजी, प्रोपोर्शनलिटी कम कर दो, बात खत्म। एरिया कम हो रहा है तो ROU असेट्स को तो प्रोपोर्शनलिटी कम करेंगे, पर उसको ओरिजिनल डिस्काउंटिंग फैक्टर के बेसिस पे पहले निकालेंगे, उसके बाद रिवाइज डिस्काउंटिंग बेसिस के पे निकालेंगे दोबारा से वैल्यू। ओरिजिनल पे जो निकालेंगे और उनमें जो डिफरेंस आ रहा होगा वो P&L में जाएगा। रिवाइज के बेसिस पे जो निकालेंगे वो आपको क्या करना है? असेट में एडजस्ट करना है। ठीक है, सीक्वेंस में करना है, तो वो याद रखेंगे। तीसरा केस, ये भाई कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब आपका क्या हो रहा है? टर्म बढ़ रहा है, एरिया कम हो रहा है, या फिर आपका एरिया बढ़ रहा है, टर्म कम हो रहा है, ऐसा कुछ। तो उसके केस में आपको क्या करने जाना है? उसके केस में आपको पहले केस बी को ध्यान में रख के पूरा सॉल्व कर देना है। उसके बाद आपको केस ए सॉल्व करना है। मतलब पहले आप टर्म का इफेक्ट डाल दोगे, फिर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर का इफेक्ट डाल दोगे, फिर आप पेमेंट का इफेक्ट डाल दोगे। तो इसको इंडिविजुअली आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली? ये हमने लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली। इसके बाद हमारा एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट और आता है कि यहाँ पे लेसी के लिए क्या करना रहता है? आपको कभी कभी अकाउंटिंग करनी रहती है इन द केस ऑफ रीमेजरमेंट। देखो वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा था। मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस हो रहे थे कुछ, रीमेजरमेंट में चेंजेस नहीं हो रहे। रीमेजरमेंट में क्या हो रहा है? आपने स्टार्टिंग में बहुत सारे अजम्पशंस लेते हैं, अभी वो अजम्पशंस अगर गलत हो जाते हैं या वो अजम्पशन जैसे काम नहीं होता, तो फिर उसके केस में आपको क्या करने जाना है? जैसे आपने अजम्पशन क्या लिया था कि भाई आपने पीरियड को एस्टिमेट करते टाइम आपने क्या सोचा था कि ये तो क्या कर लेगा, रिन्यू करवा ही लेंगे, तो आपने क्या करा था? रिन्यूअल पीरियड भी कंसिडर कर लिया था। या फिर आपने ये सोचा था कि अच्छा ये तो परचेज कर ही लेंगे क्योंकि मैं बाद में सस्ते में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उस हिसाब से तो ये खरीद ही लेंगे, तो आपने ये सारे ऑप्शंस को कंसिडर कर लिया था। तो इस तरीके के एडजस्टमेंट को बोला जाता है सिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट। और इसमें आपको सेम जैसे हमने केस ए में पढ़ा था ना, सेम वैसे ही करना है। मतलब आपको क्या करना है? रिवाइज लाइबिलिटी निकालने जाना है, और वो जो रिवाइज लाइबिलिटी आप निकालने जाओगे वो आप किस बेसिस पे निकालने जाओगे? तो वो आप डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से निकालने जाओगे, जो भी मॉडिफिकेशन रेट पर दिया होगा वो। डन। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि मान के चलो आपको जो काम करना था ना, वो आपको काम करना था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट या फिर इंडेक्स या फिर CII, उसके बेसिस पे काम करना था, या फिर आपने GRV का जो एक्सपेक्टेशन लिया था उसमें चेंज हो गया। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो इसको बोला जाता है इनसिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट। क्यों? क्योंकि ये वाले फैक्ट्स तो आपको ऑलरेडी पता थे। क्योंकि ये फैक्ट्स आपको ऑलरेडी पता थे, तो अब आप क्या करोगे? आप सेम काम करोगे, सेम अकाउंटिंग करोगे, मतलब फ्यूचर्स के कैश फ्लोज दिखोगे, पर उनका जब आप PV करने जाओगे ना तो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन डेट वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लोगे, बल्कि आप ओरिजिनल डेट वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर लोगे। बस आपको ये याद रखना है। तो बाकी हमारी जो चीज़ें हैं वो सेम टू सेम रहने वाली है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से।